नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राय फ्रॉम इलाहाबाद फिर से आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ग्राम पंचायत अधिकारी के समान अध्ययन के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट, जिसको आप प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। और देखते हैं क्या अभी तक आपने कैसी तैयारियां की हैं, और करिए अपना मूल्यांकन इस प्रैक्टिस सेट को देकर। देखते हैं कितने छात्र इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अगर इस लेवल तक आपकी तैयारी है, माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। 50 में से 40 अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो श्योर है आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छी हैं, और आपका सिलेक्शन भी उतना ही पक्का है जितनी आपकी तैयारियां अच्छी होंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, सोचिए। मैं समय दे रहा हूँ सोचने का, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके केवल 2 घंटे मिलेंगे। 120 मिनट में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन, 50 हिंदी, 50 रीजनिंग, 50 जीएस का। तो समय पर भी ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वां। और मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन बता दूँ, 8 फरवरी 2018 को ये जारी हुआ था, और इसमें कुल 50 देशों की रैंकिंग हुई थी, जिसमें से भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 44वां। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी धनराशि की प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना को स्वीकृति दी। क्या करंट आपका इस लेवल का तैयार है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप उसको कर सकते हैं। तो करंट भी आप अच्छे पढ़िए, और एक करंट अफेयर्स की जो अच्छी बुक होगी उसका मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उसको देख सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, या चाहे वो आपके लोकल मार्केट में मिले, चाहे ऑनलाइन आप ले सकते हैं। वो बुक आप देख लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1650 करोड़ रुपए। और चलिए इसका डिटेल बता दूं, 7 फरवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 18-19 से 7 वर्ष की अवधि के लिए, अब ये देखिए जो 1650 है और ये अनुसंधान अध्येता है, ये कितनी अवधि, 7 वर्ष, 7 ईयर्स की अवधि के लिए कुल 1650 करोड़ रुपए लागत की प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता, जिसको PMRF, इंग्लिश भी इसका जान लीजिए, PMRF भी कहा जाता है, ठीक है, स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये ऑप्शन आपका सही होता है। अगर आप गलत करेंगे तो माइनस मार्किंग है। 2 क्वेश्चन पे आपके 1 सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। 2 गलत किया आपने, 1 सही भी चला गया, टोटल यानी 2 में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आपके वो रॉन्ग मान लिए जाएंगे। तो राइट आंसर देखिए इसका है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, महेसरा सेतु किसको जोड़ता है। मैंने यूपी स्पेशल का जो वीडियो बनाया था, जिन छात्रों ने देखा होगा उनको ध्यान आ गया होगा कि महेसरा सेतु किनको जोड़ता है। अगर नहीं आपने देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिए, जरूर देखिए यूपी स्पेशल का मेरा वीडियो, उसमें आपको जवाब मिलेगा। तो ये ऑप्शन है आपका सोनौली नेपाल को, और इसको 29 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय महेसरा सेतु है। अंतर्राष्ट्रीय क्यों है, क्योंकि ये देखिए नेपाल को जोड़ रहा है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में बाल विवाह निषेध पर जागरूकता अभियान कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बाल विवाह निषेध पर जो जागरूकता अभियान है वो आपका संचालित होगा 5 जिलों पर। और वो कौन कौन से 5 ज़िले हैं आपको मैं बता दूं। ये 24 जनवरी 2018 से 7 मार्च 2018 के मध्य हुआ, और जिसमें 5 ज़िले हैं आपका अंबेडकर नगर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही और महाराजगंज। ये 5 ज़िलों के नाम याद कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल में आ सकता है। अंबेडकर नगर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही और महाराजगंज में बाल विवाह निषेध पर जागरूकता अभियान संचालित किया गया। उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। उपाधियों का अंत किस लिए किया गया था। ये था आपका समानता, सभी लोग इक्वल हो जाएं, सभी लोग समान हो, ऐसी कोई उपाधि ना हो। और देखिए, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, किस भाग में,
भाग 3 में मूल अधिकारी को लेकर ये भी क्वेश्चन बन जाता है, जिसके तहत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये भाग 3 और 14 से 18 में आपका दिया हुआ है समानता का अधिकार, जिसके तहत अनुच्छेद 18 में आपके उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। अब देखिए, भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो देश का शीर्ष संगठन है वो है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। अब राज्यसभा के चुनाव के लिए कितना आपकी न्यूनतम आयु हो सकती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा के लिए आपका था 25, लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा चुनाव के लिए ऑप्शन आपका 30 वर्ष, और इसके ऊपर अगर जो पदाधिकारी बनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और भारत का नागरिक अन्य भी उसकी योग्यताएं हैं, आप देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। अब देखिए, जो मोपला विद्रोह आपका हुआ था, ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1921। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैंने कई बार फोकस किया हिंदी के पेपर में, राष्ट्रीय भाषा पूछ रहा है, जबकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के भाग 17 में भारत क्या उल्लेख है, राजभाषा का। ध्यान दीजिएगा, राजभाषा, हिंदी में अक्सर क्वेश्चन आता है, हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो ये राजभाषा है, और यहाँ राष्ट्रीय पूछ रहा है, इसलिए राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं भारत की। अनुच्छेद 343 1 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए। राष्ट्रपति शासन जब लगता है इसके संदर्भ में क्या सही है, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बी देखिए, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। 4 ऑप्शन देखिए, ए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ए और बी दोनों ही नहीं, ए और बी दोनों ही। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ऑप्शन आपका डी, ए और बी दोनों। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, राइट है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये भी राइट है आपका, दोनों चीज़ें आपकी राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। तो देखिए यहाँ तहकीकात का संबंध है इंक्वायरी, जांच से। ठीक है, तहकीकात ये वर्ड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस सूची में उल्लिखित है, राइट आंसर है ऑप्शन आपका 13 का डी, पहली अनुसूची में। देख लीजिएगा ध्यान से इसको, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान पहली अनुसूची में है, और इसका देखिए पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है, जबकि दूसरी सूची में भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन का उल्लेख है। दूसरी में देखिए वेतन का उल्लेख है, तथा तीसरी में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तीनों का डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन की आपकी बात नहीं होगी। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, देखिए शुरू में ही डैश लगा हुआ है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसा कौन सा प्रश्न है। भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संसद की क्रियाकलाप से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अतारांकित प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो कि प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो चलिए इसका थोड़ा और मैं डिटेल आपको बता दूं। अतारांकित प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है जिसका उत्तर मौखिक रूप के बजाय लिखित रूप में मांगा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका मौखिक नहीं, इसका लिखित रूप में उत्तर मांगा जाता है।
अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के लिए 10 से 21 दिन का समय दिया जाता है। ये भी देखिए, शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पर ऐसी इंक्वायरी आपको मिल रही है कि 10 से लेकर 21, ये 10 से 21 बीच के दिन लिखित रूप से इसका उत्तर मांगा जाता है। और देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा यार। देखिए व्यू तो बहुत आते हैं लेकिन लाइक उनकी अपेक्षा में 5% 10% ही रहते हैं। कम से कम लाइक तो करिए, मेरा तो उत्साहवर्धन हो ताकि मैं और भी अच्छे उपयोगी वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के लिए मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000, क्या 2000 लाइक्स आप मुझे दे सकते हैं। ये आपकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कितना आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मैं आप लोग के लिए तो वीडियोज़ लाते ही रहूँगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत डैश का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका इस हिस्सा है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपका 266(1) के अंतर्गत क्या गठन किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत की समेकित निधि। अब देखिए, जो भारत की समेकित निधि है इसे संचित निधि भी कहते हैं, कंटीजेंसी भी कहती हैं आपका। नेक्स्ट देखिए, फंड यानी निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे फंड यानी विशेष रूप सरकारी प्रतिभूतियों में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गिल्ट फंड। और गिल्ट फंड क्या होता है? ये होता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। और गिल्ट फंड में निवेश के उपरांत निवेशक को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता क्योंकि इन प्रतिभूतियों की गारंटी केंद्र सरकार देती है। तो देखिए रिस्क प्रूफ भी है ये आपका। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए डैश के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। अब कोई पत्र याचिका जनहित याचिका PIL के रूप में दाखिल होती है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास अथवा कितने वर्षों के अधिक अवधि का कारावास हो सकता है? तो राइट आंसर है देखिए 18वें का आपका ऑप्शन सी, 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। अब देखिए जैसे मनोनीत जो मैटर है जो चलता है, मनोनीत का सिस्टम है, तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका 19वें का ऑप्शन बी, A, B, C और D। विज्ञान से भी, साहित्य से भी, कला से भी और सहकारी आंदोलन से भी ऐसे अगर होते हैं तो इनको राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या डैश से अधिक सदस्य और डैश से कम सदस्य नहीं हो सकते। अब देखिए विधानसभा में अधिकतम और जो आपका पूछा जा रहा है न्यूनतम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अधिकतम आपके 500 और न्यूनतम आपका 60, ये है आपका रेशियो। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए 2011 की जो जनगणना थी, थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य है? 2011। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये भी जनगणना 2011 से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका भी वीडियो जो भी डिटेल्स है मैं आपको एग्ज़ाम पूर्व काफ़ी अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपकी तैयारियां और भी अच्छे से हो सकें। नेक्स्ट देखिए, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1935 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो उस समय जो गवर्नर थे तो आपके राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन 22 का डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको संविधान आपने इतना पढ़ा था कि इसका क्वेश्चन आपको पता है? अगर एग्जाम में आता है, नहीं पढ़े होंगे तो ये तो क्वेश्चन आपको तो वैसे छूट जाना है और कंपटीशन तो बहुत है। तो चलिए इस लेवल की भी तैयारी करते रहिए, मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ही साथ किताबों को भी पढ़ेंगे, मेरे वीडियोज़ के नोट्स तो बनाते ही जाइए
और मैं जितना भी पॉसिबल अपने तरफ से होगा पूरा प्रयत्न करूँगा, और आप भी बुक को पढ़ते रहिए। करंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, इन सब चीज़ों को आप भी पढ़ते रहिए। तो देखिए 23वां क्या है, 23वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। अब देखिए आपका क्या है, इसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक ही सीटें हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में लोकसभा की एक ही सीटें हैं। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ मिजोरम दिया हुआ है, अगर आपका दिया होता नागालैंड या दादर और नागर हवेली तो भी वहाँ पर ये ऑप्शन सही होता, आपका एक सीटें ही वहाँ पर हैं। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? अब देखिए 24, ये पहली बात तो देखिए किस वर्ष में हुए थे, साथ ही साथ ये पूछता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन 42वां, जो कि 1976 में 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, एकता और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। तो ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष और समाजवाद डैश एकता, और बीच में देगा आपका क्या, इसमें से अन्य है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 25वां देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों का डैश में वर्णित किया गया है। जो लोक प्राधिकारी उनके कर्तव्य, उनके दायित्वों का वर्णन सूचना के अधिकार 2005 में कौन सा है? तो 25वें का राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी, धारा 4(1) के तहत। और यहाँ देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को अध्याय 2 के, अब देखिए यहाँ पर अध्याय 2 भी याद रखिएगा, जो इसका अध्याय 2 के धारा 4(1) में वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें आदेश यानी कमांड और विकल्प की सूची होती है? अब देखिए आज कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन में इसमें है। तो देखिए इसमें जो 26वां का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। मेनू बार में आपका क्या होता है, कमांड और विकल्प की सूची आपकी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी है। अब देखिए 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है आपका 27 का सी। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ सदस्यता जारी रखी। तो 27वां राइट आंसर है। और भारत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा समिति जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया। इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 आपका दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर आपका 1948 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डैश के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल यानी जब इमरजेंसी लागू होती है, इसमें कौन से ऐसे अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। तो 29 का देखिए, 29 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या होता है? आपका आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके नहीं निलंबित होते हैं। और चलिए इसका कोई डिस्कशन मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा। अब आपातकाल होता किससे है? अनुच्छेद 352।
352 अनुच्छेद 352, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। और अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत ये याद रखिएगा, 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। और इसकी डिटेल बता दो, जनवरी 2017 में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। बैरन द्वीप कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भूगोल का क्वेश्चन, विश्व ज्योग्राफी। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी, विंसन मैसिफ। और इसकी जो ऊंचाई है 16,066 फीट, और इसको अगर कन्वर्ट करें मीटर में तो 4,897 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय गालक, साइंस का क्वेश्चन। चुंबकीय गालक जो आपका है राइट आंसर है टेस्ला। चलिए अगला देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन, शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था शहरीकरण। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2007 से आपका 2012 तक ये चली थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या, कब से कब तक है। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? अब बताइए, यह केंद्रीय सरकार का प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें 3 विभाग है, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। तो 34वें का जो राइट आंसर है आपका सी, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ये सब में एक अपनी एक संस्था है और प्रमुख सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी या कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन है। ये भी ध्यान रखिएगा, कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन है सीबीआई। इसमें तो 3 मुख्य विभाग है, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक का क्वेश्चन। राइट आंसर 35 का ऑप्शन बी, विफल लागत। देखिए विफल लागत क्या होती है? वह लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे विफल लागत, संक कॉस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं संक कॉस्ट कहा जाता है। और ये वह लागत, वह धन है जिसे पहले ही खर्च किया जा चुका है और उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? अब देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से। जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, वे सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। अब PIL किस में दाखिल की जा सकती है? 36 का ऑप्शन ए, PQR सभी में। ठीक है, PQR। अब देखिए फिन्मा, FINMA क्या है? फिन्मा का विस्तृत रूप क्या है आपका? 37। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर सोचिए, मैं बता रहा हूं आपको। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी, स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, फिन्मा। अब आप में से बहुत से छात्र ये सोच रहे होंगे कि इसमें एस तो है ही नहीं है, लेकिन ये इसका राइट आंसर फिन्मा स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और यह स्विट्जरलैंड का स्वतंत्र वित्तीय बाजार नियामक है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड का स्वतंत्र वित्तीय बाजार नियामक है। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है?
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 38 का आपका ऑप्शन है सी, PQR, यानी तीनों। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43A। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? अब देखिए, भारत में जो सिंचाई होती है उनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सर्वाधिक प्रचलित है? 39 का है, वो है ऑप्शन आपका बी, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। ये याद रखिएगा। और देखिए, ये जो लेटेस्ट है कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार ये रिपोर्ट है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्यूबवेल एवं कुआं 63.7%, 63.7%। ये देखिए, ये इसका अनुपात भी है, ये होता है इसका। और नहर से आपका 26.2%, नहरों से अगर देखा जाए तो 26.2% इसका होता है। और तालाब से आपका मात्र 3.5% ही सिंचाई का साधन होता है। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन संबंधित है? अब बताइए, विज्ञान की शाखाएं जिसमें आंत का होता है अंगों का अध्ययन। तो राइट आंसर है 40वें का आपका ऑप्शन सी, स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छात्रों को क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसको लिख लीजिए, नोटबुक में अपने लिख लीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। और देखिए, यहाँ पर जो है आपका फार्माकोलॉजी आपका होता है संबंधित दवाओं के अध्ययन और उसके प्रभाव से इसका अध्ययन होता है। और इसके साथ ही ऑप्शन ए जो दिया हुआ है एनेस्थीसियोलॉजी, ये आपका है आपका एनेस्थीसिया एवं एनेस्थेटिक से संबंधित है। और ऑप्शन बी जो दिया हुआ रिमोटोलॉजी, ये आपका संबंध है वात रोग से, ये संबंध है आपका वात रोग से। यहाँ पे देखिए, चारों का मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसको गौर करिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? देखिए, भारतीय संविधान क्वेश्चन ऑप्शन 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सटीक कटौती प्रस्ताव। सटीक कटौती प्रस्ताव ऑप्शन डी। और देखिए, आपका क्या होता है सटीक कटौती प्रस्ताव, ये 3 प्रकार के होते हैं: नीति आधारित कटौती प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और टोकन कटौती प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 डैश दूरस्थ सर्वर से ऑब्लिक पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है। अब देखिए, ये क्या है? ऑप्शन इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक है। तो 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, इतना ये ध्यान रखिएगा। और आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन काफ़ी डीपली भी पूछे जा रहे हैं। नेटवर्किंग से हो गया आपका सॉफ्टवेयर से हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो ये IP एड्रेस, HTML, वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप फाइल नेम, एक्सटेंशन सब पढ़ लीजिएगा। 43 का ऑप्शन बी। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर दिया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय। और देखिए, ये चलाया कब गया था? दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली एडमिरल अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। देखिए, अल्बुकर्क ने कब अधिकार किया था? 1510 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। अब ये वो कौन सा प्रस्ताव था, ऐसी क्या चीज़ें थी? तो इसका राइट आंसर है इसका 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त प्रस्ताव, या जिसको कहते हैं अगस्त ऑफर भी कहते हैं, 45 का। और देखिए, अब इसमें क्या था? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथिगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को।
वजन और माप के मानकों को संस्थापन डैश का एक हिस्सा है। अब देखिए वजन और माप के मानकों का संस्थापन का किसका हिस्सा है? संघ सूची, समवर्ती अवशिष्ट या राज सूची। तो राइट आंसर 40C का ए, संघ सूची। गच्चा CACCHA, सो गच्चा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप में से बहुत से छात्र पहली बार इसको सुन रहे होंगे। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका जैन धर्म। ठीक है, और मैं बता दूं ये गच्च या गच्चा भी बोलते हैं इसको, गच्च श्री पूज्य जैन आचार्य का परिवार अथवा एक श्री पूज्य से दीक्षित यति समुदाय है। ठीक है, जैन धर्म में 84 गच्छ होते हैं, ये ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां। निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। PQR दिया हुआ है। समवर्ती सूची में देखिए आपका कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय। संघ सूची में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण। R में देखिए वन में दिया है। राज्य सूची क्या वन में है? तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल P ही। इसका देखिए P का सही मेल क्या है? आपका समवर्ती सूची। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ ये दोनों जो हैं ये दोनों भी आपके समवर्ती सूची में है, ना कि संघ और राज्य में। तो यानी ये सारे ऑप्शन आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, ये ध्यान रखिएगा। वन भी क्या है? समवर्ती सूची में है। और खाद्य पदार्थ अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण समवर्ती सूची में। बी शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बी शिवरमन समिति की जो सिफारिशें हैं किस वर्ष लागू की गई? 49 सोचिए, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। 49 का ऑप्शन ए 1982। और इसकी डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। 49 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता वाली समिति गठन 30 मार्च को हुआ था। 30 मार्च 1979 को किया। इसका देखिए जो गठन है, और समिति ने 28 नवंबर 1979 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के गठन का अनुमोदन किया। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को किया। तभी से बी शिवरमन समिति की सिफारिशें लागू मानी गई। इसलिए देखिए ये सही आंसर है। 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड का जो गठन हुआ था। 50वां देखिए, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? अब ये बताइए। देखिए PQ 2 क्वेश्चन दिया और 2 ऑप्शन है। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन P और Q में क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 50 का आपका D, P और Q दोनों। तो दोस्तों ये था आपका समान अध्ययन का ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो समाज कल्याण पर्यवेक्षक सम्मिलित परीक्षा का मॉक टेस्ट समान अध्ययन का। और कितने आपके सही हुए कितने नहीं हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चलाऊंगा। देखते हैं आपकी तैयारियां, अपने खुद से मूल्यांकन करिए और जो भी कमियां रह गई हैं उसको, अपनी कमियों को दूर करते हुए अपनी आने वाली परीक्षा के लिए और अपने को तैयार करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करना मत भूलिएगा। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।